खबर में हम बात करेंगे। कुछ रिसर्च रिपोर्ट इस तरह की आ रही हैं कि तीसरी वेव कोरोना की आएगी और साल भर तक इसी तरह से भारत में हमारा जो मेडिकल सिस्टम है उसको काफी चुनौती के साथ में उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन तीसरी लहर को लेकर के दुनिया भर के 40 विशेषज्ञों की जो राय आ रही है उसमें अलग अलग बातें निकल के आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पास में बच्चों के लिए वैसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसा होना चाहिए, हमारे पास केयर यूनिट्स वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, और वैक्सीन भी अभी तक बच्चों के लिए नहीं है, तो हम इसे खारिज नहीं कर सकते। लेकिन एम्स के ही मिस्टर गुलेरिया, उनका भी मैं देख रहा था, तो उनका कहना है कि तीसरी जो लहर है बच्चों में नेचुरल जो इम्यूनिटी है वो बड़ों से ज्यादा है और कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। दूसरी जो वेव थी वो ज्यादा खतरनाक है, दुनिया में जो देखने को मिली है, तीसरी उससे कम है। लेकिन हम अगर केवल इस आइडिया से ही चल पाएंगे तो मुझे लगता है कि ये साइंस की थ्योरी नहीं है। हम प्रैक्टिकली जो चीजें हैं उनको फेस करना है हमें, और कैसे उससे हम निजात पा पाएंगे, क्योंकि बच्चों का अगर ये वेव अगर बच्चों को संक्रमित करती है तो बच्चों के साथ में बच्चे होते हैं, उनके साथ में उनके अटेंडेंट भी होंगे, बड़ों के साथ में फिर भी चल सकता है। आपका जो मेडिकल स्टाफ है, हम इस पर काफी चर्चा कर चुके, उनको भी आपको उसी तरह से ट्रेन करना होगा, क्योंकि एक एडल्ट पर्सन जो है उसको आप ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, वो बच्चों को नहीं दे सकते। उसका जो सिस्टम है, सारे वेंटीजे हैं, वो भी तमाम जो चीजें होती हैं जिसे हम केयर यूनिट के रूप में देखते हैं, वो अलग होती हैं बड़ों से। तो खैर चलिए, लेकिन चिंता निश्चित रूप से सरकारों को भी होगी, हम सबको भी है, तो हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर PR गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राकेश हीरावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं मैम आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले जी, कि देखिए इसमें मनोचिकित्सक भी जुड़े हैं। जो ये वेव है जिसको संभावित बताया जा रहा है, कुछ देशों में आ भी चुकी हैं, क्योंकि 29 देशों में एक लेम्डा जो अल्फा और डेल्टा प्लस का ही एक तरह एक नया वेरिएंट जो मिला है, वो 29 देशों में उसकी उपस्थिति है। वो कितना हार्मफुल होगा, कैसा होगा, अभी तो उस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन वो भी एंट्री कर चुका है, वो एक सामने खतरे के रूप में, और कहा जा रहा है कि तीसरी वेव जो है उसी का एक आधार बन सकती है। लेकिन यहाँ अगर सामने, क्योंकि कुछ चीजों को हम भुगत चुके होते हैं, देख चुके होते हैं, सामने एक दीवार और दिखाई दे रही है, तो एक हमारे मानसिक पटल जो होता है, हमारी सोच होती है, उस पर क्या असर आता है इसका? बिल्कुल, देखिए जब पहली लहर विश्व में आई थी तो लोगों ने एकदम से काम रोक दिया था, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो घरों में रहकर खुश थे कि हम बच रहे हैं और अपना समय हम अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहे हैं। जब दूसरी लहर आई तो लोगों के मन में काफी हताशा आ गई थी, क्योंकि साल भर से काम बंद था, आमदनी के साधन बंद थे, जो हमारे जमा किया हुआ पैसा तो धीरे धीरे खत्म हो गया था। घर में रहते हुए लोगों के मन में चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, एग्रेशन, काफी चीजें बढ़ गई थी। अब जब हम तीसरी लहर बात करें तो दो चीजें, हमारा अभी भी आमदनी का कोई जरिया हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस अभी भी बड़ा नहीं है, रोजगार ठप है, वो चीज तो है ही, प्लस सबसे बड़ा ये लहर बच्चों को प्रभावित करेगी। देखिए इंसान क्या होता है, या ह्यूमन बीइंग या इनफैक्ट कोई सा भी स्पीशीज हो, वो खुद का दर्द सहन कर सकता है, पर जब बात उनके बच्चों की आती है तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा व्याकुल हो जाता है, ज्यादा डर जाता है, ज्यादा घबरा जाता है। ये चीज तो हमने जानवरों में भी देखी है, हम तो फिर भी इंसान हैं, तो वो डर, भय, एंजाइटी कहीं ना कहीं उसका लेवल ज्यादा हो जाएगा। आप देखिए अगर बच्चे को हल्का सा जुकाम भी हो जाता है तो माँ बाप उसको लेकर रात के समय भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि इसको जुकाम हो गया, इसको बुखार हो गया, इसको दवाई दीजिए, या अपना पॉसिबल जितना बेस्ट पॉसिबल इंसान कर सकता है वो अपने बच्चों के लिए करता है। पर ये लहर, इसका हमारे पास बच्चों के पास वैक्सीन नहीं है, बचाव का सिर्फ हमारे पास एक ही तरीका है कि हम अपना मुंह ढक के रखें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज करें। इस सब होने के बावजूद भी इसका संक्रमण काफी ज्यादा है, तो हम इसको रोक नहीं पाएंगे। तो ये सब चीजें लोगों के मन में। अनीता जी, लेकिन हमारे यहाँ पे सैनिटाइजर भी तभी रोक पाएगा कि वो भी ओरिजिनल होगा। जब रेमडेसिविर की जैसे इंजेक्शन अगर हमारे यहाँ फर्जी लगाए जा सकते हैं, तो सैनिटाइजर जो है उसमें तो हम ये मान के चलना चाहिए कि वो भगवान के भरोसे है कि क्या होगा। मैं वापस आऊंगा आपके पास में। PR गुप्ता साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सर, तीसरी लहर को लेकर के आपने पहले आशंका जाहिर कर दी थी कि आ सकती है, क्योंकि इस तरह के म्यूटेंट जब आते हैं और महामारी जब आती है तो उनकी वेव्स चलती हैं और तीसरी लहर को खारिज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार रहे, लेकिन आप मानने को सब तैयार हैं। और
ये भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन आएगी कैसी होगी, क्या होगा, कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आएगी। मैं यहाँ सर ये जानना चाहूंगा कि देश की स्थिति आपको मालूम है, हम कितने तैयार है सर उसके लिए? पहली और दूसरी से कुछ हम सबक लेके कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेडिकल का है वो हम डेवलप कर पाएंगे? नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि तीसरी लहर आएगी जरूर, लेकिन शायद ये दूसरी लहर से कम तीव्र होगी। और इसका ऐसी आशंका थी पहले कि ये बच्चों में और खास तौर पर रूरल एरियाज में ज्यादा इसका प्रभाव होगा। हमारा ये आंकलन जो दूसरा सीरो सर्वे था उसके अनुरूप था, जिसमें केवल 9% बच्चों में सीरो प्रेवलेंस पाई गई थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट सीरो सर्वेलेंस हुआ है या ऑनगोइंग है, उसके इंटरिम रिजल्ट्स अभी अभी आए हैं और उसके अनुरूप बच्चों में जो सीरो सर्वेलेंस सीरो प्रेवलेंस है वो लगभग एडल्ट्स के बराबर है। और इसका एक कारण ये भी है कि बच्चों में जो इन्फेक्शन हुआ वो एसिम्प्टोमेटिक ज्यादा हुआ। इसलिए शायद ये तीसरी लहर का जो हम डर रहे थे कि बच्चों में अधिक प्रभाव होगा, ऐसा शायद ना हो। हालांकि आज भी हमारे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हम वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे, हालांकि विदेशों में ऐसा प्रेवलेंस चालू हो गया। एक बात तो यह है कि जितनी आशंका थी वो नहीं होगी। दूसरा, मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूँ, हमारी तैयारियों को लेके और जो दूसरी लहर में हमने जो कमियां पाई थी उनको काफ़ी हद तक हम दूर करने में कामयाब हो रहे हैं। हम पूरी तैयारी से इसका समाधान करने में जुटे हैं। और जैसे कि आशंका थी कि बच्चों में ज़्यादा आ सकता है, तो बच्चों के आईसीयूज अलग अपन ज़्यादा उसको डेवलप कर पा रहे हैं। इसलिए प्रशासनिक तैयारियों की बात है वो तो पूरी है। तो डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरा यहाँ पे, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि बच्चों को कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि सर देखिए दूसरी लहर को लेकर के या तो हम मतलब उस अलार्मिंग स्थिति को हम समझ नहीं पा रहे थे, या फिर हमें पता नहीं लग पाया कि सेकंड वेव भी आ रही है और कितनी घातक होगी, ये नहीं अंदाजा लग पाया हमें। अगर तीसरी लहर को लेकर के हम अलर्ट हैं, क्योंकि देखिए बच्चों के लिए आज भी अगर हमारे यहाँ बात करें तो उस तरह की केयर यूनिट्स इतनी नहीं है अभी भी। मैं रिकॉर्ड्स पढ़ रहा था अभी, मैं वो स्थितियां अभी नहीं है। उसके अलावा अगर वैक्सीन को हम सबसे बड़ा आधार मान करके चल रहे हैं कि वैक्सीन एक हेलमेट की तरह तो आपको एक्सीडेंट से रोक सकते हैं कि गिर गए तो चोट नहीं लगेगी, इसी तरह से अगर कोरोना सामने भी आ गया तो डेथ केसेस जो हैं उस पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि आपकी वैक्सीन उसे एक रक्षा कवच दे रही है। लेकिन बच्चों को लेकर के मैं सर यहाँ कहना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे के साथ में एक अटेंडेंट की बड़ी आवश्यकता है, बच्चे अकेले नहीं रह सकते हॉस्पिटल के अंदर। तो ये जो पोजीशन है सर, हम उसको लेकर कितने तैयार हो पाएंगे? क्योंकि आज भी आशंका को खारिज नहीं किया जा रहा है। जो 40 जो एक्सपर्ट्स की जो राय है उसमें अभी भी बच्चों को प्रभावित कर सकती है, उसे खारिज नहीं किया जा रहा सर। नहीं, उसे हम खारिज करना भी नहीं चाहते। हमारी तैयारी बच्चों में जो संक्रमण है और उससे जो गंभीर बीमारियां हैं उसको लेके है और हम पूरी तरह से सजग हैं। और राज्य सरकारें उस बारे में अपनी तैयारियां पूरी करने में जुटी हुई हैं। आज ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, जो कि दूसरी वेव के टाइम हो गई थी। और बच्चों के आईसीयू अस्पताल हम खोल रहे हैं। लेकिन एक दो बातें और भी ध्यान देने की जरूरत है। वो ये है कि ये धारणा कि बच्चों में इन्फेक्शन घातक होगा इतनी सही नहीं है। आमतौर पर पहले भी हम ये मान रहे थे, आज भी मान रहे हैं। और जो सीरियस सर्विलेंस के नतीजे आए हैं उसमें भी यही बात आई है कि बच्चों में सीरो प्रेवलेंस एडल्ट्स के बराबर ही करीब करीब माना गया है और उनमें से ज्यादातर बच्चे एसिम्प्टोमेटिक पाए गए हैं। तो यदि जो रेजिडुअल बच्चे जिनमें की सीरो पॉजिटिव नहीं है वो इनफैक्ट भी तीसरी लहर में होते हैं, तो ऐसी संभावना ज्यादा है कि उनमें एसिम्प्टोमेटिक डिजीज ज्यादा होगी। बिल्कुल सर, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि पहली लहर के बाद थोड़े सा हम लोग भी सब मस्त हो गए थे कि चलिए कोरोना गया। मैं बहुत जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी सुनता कि क्यों यार ये लगा छींकी लगा के घूम रहे, तो कोरोना गया ओके। लेकिन दूसरी लहर के बाद हम ये मान के तो चल सकते हैं कि तीसरी लहर से निपटने के लिए हम ज्यादा सजग होंगे, हम ज्यादा तैयारी के साथ रहेंगे, क्योंकि हर घटना एक लेसन देती है। मुझे लगता है कि उससे सबक लेना भी चाहिए। तो ये तो माना जा सकता है कि तीसरी लहर आती भी है
जिसकी संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो फर्स्ट से निपटने के लिए, सेकंड के लिए जितने तैयार नहीं थे, तीसरी से निपटने के लिए हम उससे ज्यादा तैयार हैं, ये मान सकते हैं? ये बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें खाली यही नहीं कह सकते कि हम लापरवाह हो गए थे। ये लापरवाही एक साइंटिफिक बेसिस है इसका, जिसे हम पेंडेमिक फटीग कहते हैं। तो लोग जो पहली वेव थी उसके बाद में इतने उकता गए थे कि वो घरों से बाहर निकल पड़े। प्रशासनिक ढांचा भी थोड़ा शिथिल पड़ गया था। लेकिन अब दूसरी लहर का सबक यह है कि न तो लोग इतने लापरवाह होंगे और न प्रशासन ही इतना ढीला होगा। अब प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त हो गया है। हालांकि फिर भी कुछ लोग हैं जो आज भी बाजारों में हम भीड़ देख सकते हैं, और कुछ लोग जो लापरवाह हैं स्वभाव से ही, वो तो रहेंगे। लेकिन फिर भी पहली और दूसरी लहर के बजाय तीसरी लहर में हम ज्यादा सावचेत हैं और ज्यादा इसको झेलने में सक्षम होंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से। और जो अपनों को खो चुके होते हैं उनके लिए इससे बड़े कोई आघात नहीं हो सकता। तो ये मान के चल सकते हैं कि हर कोई सजग है। आज मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान हो चाहे भारत हो, किसी ने अपने परिचित को नहीं खोया होगा दूसरी लहर में। किसी न किसी का कोई ना कोई जानकार इस लहर के अंदर दुनिया छोड़ के चला गया। तो मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए कि गलती आपकी नहीं है, गलती सामने वाले की किसी और की हो सकती है, लेकिन उसका खामियाजा आपको भी उठाना पड़ सकता है। हमें इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना कब तक रहेगा। इंग्लैंड का यहाँ उदाहरण सामने है कि जब सेकंड वेव के बाद में लोगों को लगा कि कुछ नहीं, अब मास्क फ्री हो गए, देखिए वापस 4 वीक का फिर लॉकडाउन लगाना पड़ा वहां पे। और ये इसी वजह से है कि लापरवाही, भारत हो चाहे दुनिया का कोई मुल्क हो, लापरवाही को कोई स्थान नहीं है। और कोरोना एक ऐसा है कि वो ना गोरो ना काला, किसी में भेद नहीं देखता है, वो सबको लपेटे में ले सकता है। मुझे लगता है कि 21वीं सदी में ये ही एक ऐसा नाम आया है जिसकी नजर में सब एक है। मैं डॉक्टर राकेश हीरावत हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं को टेक्निकल खामी के कारण वो स्क्रीन पर नहीं आ पा रहे हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं एक बार वापस अनीता जी का रुख करना चाहूंगा। अनीता जी, ये जो एक गैप आता है क्योंकि पहली लहर के बाद दूसरी तक जब पहुंचे दिसंबर तक, तो हम सब लोग कूल थे कि चलिए अब धीरे धीरे ये जा रहा है। बेसिक जो सिद्धांत भी ये होता है कि जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि जब लोग नॉर्मल होने लगते हैं तो उस पैनिक से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कि इंसान का स्वभाव भी है, साइंस भी यही कहता है। लेकिन दूसरी लहर में जो कुछ हमने देखा, एक त्रासदी के रूप में देखा, तीसरी लहर की संभावनाएं बताई जा रही। ये जो पीरियड होता है ये कि अच्छा तीसरी भी आएगी, वो एक स्थिति ऐसी होती है कि जैसे आपने कहा कि ना आपके पास में रोजगार है लेकिन हमें रहना है। तो यह बात सावधानी की आती है कि एक मनोचिकित्सक के नाते हमें किस तरह का सब्र रखना है, क्या खास चीजों से जुड़े हुए रहे हैं कि हाँ आपको ये सब चीजों को फॉलो करना है। देखिए बिल्कुल जी, मैं डॉक्टर साहब आपके पास, अनीता जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर राकेश हीरावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हीरावत साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी डॉक्टर पी आर गुप्ता साहब को आपने सुना भी होगा, उनका जैसे कहना था कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन हम पहले से काफी इंप्रूव भी कर चुके हैं हमारे सिस्टम को। यह बात आती है तैयारी की कि हम कितने तैयार हैं, कुछ सबक ले पा रहे हैं, कुछ अभी हम देख रहे हैं कि रनिंग प्रोसेस में है कि हाँ बिल्कुल जो चीजें हमारे होल्ड थी अब उनको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे कुछ यूनिट्स खड़े हो रही हैं अभी? दैट्स राइट। मैं सर्वप्रथम तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जब पहली लहर आई थी तो हम लगभग एक अज्ञात शत्रु से लड़ रहे थे। पहली वाली लहर के बाद हमने अपनी गलतियों, कमियों को, संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो इक्विपमेंट्स, मेडिकेशंस एंड मैन पावर, इन तीनों को समझा, इनमें समन्वय स्थापित किया और सरकार ने पुरजोर तरीके से सबसे अचूक हथियार अपनाया कि अगर हम मास मूवमेंट रोक दें, जिसको हम मास्क के माध्यम से, भले सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, तो वी कैन कट ऑफ। और ये बड़ा कारगर हथियार साबित हुआ। और इनफैक्ट आप बताएं कि हमारी किसी भी दवा का नाम ले, उससे सबसे ज्यादा जो कारगर हथियार साबित हुआ वो था ब्लॉकेज ऑफ मूवमेंट, कि लोग बेवजह आपस में अनावश्यक न मिले। अब दूसरी लहर में आपने देखा कि ये म्यूटेंट थे, वेरिएंट्स थे, जिन्होंने हमें समय भी कम दिया। इस बार संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो विस्तार बहुत ज्यादा नहीं था, किंतु डेथ बहुत अचानक, अच्छे वाले हेल्दी पेशेंट सडनली पास ऑफ हो जाते थे। इससे हमने माना कि जीन सीक्वेंसिंग, जो पिछली वाली वेव में, फर्स्ट वेव में जीनोमिक सीक्वेंस में हमने इतना जोर नहीं दिया था, तो हमने माना कि तीसरा जो कारगर हथियार है वो रहेगा वैक्सीनेशन, जिसके हम टारगेट्स अगर अचीव कर लेते हैं, लेट्स से द इमेजिनरी फिगर, द गोल्डन फिगर ऑफ 80%, तो सीमित साधनों से हमारी, आपको मालूम ही वैक्सीन के कई कंस्ट्रेंट्स हैं, एज किस किस को कैटर किया जाए,
तो हमने हाई रिस्क टारगेट्स किए, हेल्थ प्रोफेशनल्स को टारगेट किया, पीपल हु आर मोर मूविंग, मोर डिलीवरिंग, उनको किया। इस तरह से हमने देखा। तो थर्ड हमारा जो इसको लेके जो पावर था वैक्सीन, हमने वो इनेक्ट किया। अब चौथी बात जो आपने पूछी बच्चे, तो आपने देखा होगा 45 प्लस को हमने टारगेट किया, फिर हमने 18-44 को टारगेट किया। तो जाहिर सी बात है बिलो 18 जिनको हम बच्चे कह रहे हैं, यंग एडल्ट्स, टीनेजर्स, उनसे छोटे बच्चे, इस बार वो प्रभावी रूप से, हमें आशंका है कि अधिक संख्या में वो प्रभावित होंगे। पर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, या रादर कहेंगे कि इट वुड बी एन ओवर कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट कि अब बड़े प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि हमने जब प्रतिशत मान लिया है, देख लिया कि हम जब 22 से 23% अभी वैक्सीनेटेड हैं, तो सारे बड़े तो प्रोटेक्टेड है नहीं, और जिनको वैक्सीनेट भी किया है उनकी इम्यूनिटी किसकी कितनी डेवलप हो रही है, ये भी अभी देखने का विषय है। सो बेसिकली हमें अपनी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका मूल प्रश्न था, उसको हमें इस तरह से रियलाइन करना है कि ताकि हम बच्चों को केटर कर सके। मेरे मुताबिक अगर मैं मेरे अस्पताल को देखता हूं, सरकार की तैयारियों को देखता हूं, तो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज की तारीख में हमारे जो पैरामेडिक्स हैं, जो हम एडल्ट मेल हो चाहे एडल्ट फीमेल हो, उसको हम एक वार्ड से आईसीयू में और आईसीयू से वार्डों में डाइवर्ट कर सकते थे। ऐसा बच्चों के केस में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चा हमें एक तो समय बहुत कम देता है, बच्चे की वेन्स है पतली होती हैं, अगर वो डिहाइड्रेटेड है तो कोलैप्स होती हैं। तो हमें ट्रेन स्टाफ चाहिए। तो ट्रेन स्टाफ नंबर 1 इट कम्स फ्रॉम पीडियाट्रिक यूनिट, और दूसरा है ओटी का ट्रेन स्टाफ जो हर तरह से तैयार रहता है। तो हमने सरकार के निर्देश पे ये तैयारी शुरू कर दी है कि पैरामेडिक्स को इस चीज के लिए तैयार करें कि उनकी मेंटल, नंबर 1 मेंटल कंडीशनिंग, ताकि वो इस बात से चिंतित ना हो कि इस बार बच्चे अधिक हो सकते हैं तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमने बैकअप के रूप में जो भी हमारे यहाँ लेट्स से जो जेके लॉन से थे, पेरीफेरी में जो लोग बच्चों को डील करते थे सीएचसी से, तो एक के पीछे एक का बैकअप वहां लगाया है, क्योंकि बच्चे संख्या में कितने आएंगे ये आप और हम आज नहीं कह सकते, पर तैयारी हमें करनी होगी। तो हमने एक एक फ्लोर को खाली करा के बोथ फॉर आईसीयू केयर, इंटेंसिव केयर एंड बोथ फॉर वार्ड केयर ये कर दिया है, क्योंकि बच्चों के साथ में माता पिता अभिभावक को भी रहना पड़ेगा, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। तो उनसे बिल्कुल वही सबसे बड़ी बात है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि वो लोग वैक्सीनेट रहेंगे तो फिर उनका वैक्सीनेशन हो चुका होगा, तो वो ज्यादा मतलब कोरोना का जो घात होगा उसको झेलने में क्षमता रखेंगे। ये कि हम ये कह सकते हैं कि रक्षा कवच के रूप में, अगर कोविड हो भी गया तो जान नहीं जाएगी, क्योंकि अभी तक सामने आ रहा है। सरकार के हमें ये भी निर्देश रहे कि बेसिकली जो बच्चा कोविड होके आ रहा है और अगर उसके माता पिता वैक्सीनेटेड नहीं है तो हम उसे वैक्सीनेट भी करेंगे। राइट। गुप्ता साहब, मेरा एक सुझाव है, क्योंकि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री की जो सलाहकार कमेटी है डॉक्टर्स की, आप उसमें भी सदस्य हैं। मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, अभी हिरावत साहब ने जो बात कही है, जो मेरे को लगता है ये निश्चित रूप से एक आप लोगों को एक अभियान के रूप में जरूर चलाना चाहिए कि बच्चों के लिए, क्योंकि उनको जो सिस्टम ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो एडल्ट्स में, उसमें बड़ा अंतर है। मैंने बड़ा बारीकी से जेके लोन में जाके भी देखा, तो मैंने पूछा कि यही लोग एडल्ट्स के साथ में कि नहीं, उसमें अंतर है, ये उनके लिए तो कर सकते हैं, लेकिन जो रनिंग प्रोसेस में जो लोग काम कर रहे हैं अभी, वो बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ऑक्सीजन फ्लो देना है, उसमें भी अंतर है। आप ये देख, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इंजेक्शन लगाने के लिए भी बच्चों का वैसे ही एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि उनकी वेन्स बड़ी छोटी होती हैं, कई बार दिखाई भी नहीं देती हैं। हम कई बार देखते हैं कि बच्चों को ब्लड निकल जाता है। तो ये कुछ ऐसे सर चीजें हैं कि निश्चित रूप से तैयारी आप लोगों की होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, होनी चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि पूरा मुल्क लड़ने के लिए इसी तरह से जज्बे के साथ खड़ा रहे। मैं अनीता जी आपके पास आना चाहूंगा। जो मेरा सवाल था, एक जो टाइम पीरियड होता है, तो किस तरह से स्ट्रेस से लोग कम हो, क्या ख्याल रखें, क्योंकि ये मैं चाहूंगा आपसे एक बार। देखिए, अभी का जो टाइम पीरियड जैसा कि कह रहे हैं कि ना, हाँ स्ट्रेस भरा है कि हम तीसरी लहर का एक तरीके से हम सोच रहे हैं कि वो तीसरी लहर आएगी, जाहिर सी बात है। और अभी भी हम सेकंड लहर से जितना नुकसान हुआ है उससे उबर नहीं पा रहे हैं। लोगों की कंडीशन अभी भी वही है, मानसिक तनाव अभी भी वही है, घर से बाहर निकलने में डर अभी भी वही है, कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ गया है। अब तो इनफैक्ट लोगों को ये है कि बाहर जाने से भी लोगों के अंदर की ही इच्छा खत्म हो गई है कि बाहर जाएं, लोगों से मिले जुले। लोग अंदर बैठे बैठे भी थक गए, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गया है। तनाव कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को मजबूत करना, मानसिक रूप से सशक्त करना, क्योंकि ये बात भी तय है, स्टडीज भी यही कहती है, अगर आप
साइकोलॉजिकली और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर आप घर में पॉजिटिव बातें करेंगे तो आपके बच्चों के अंदर भी पॉजिटिव वाइब्स आएगी। कहीं ना कहीं हम हर बार ये कहते हैं कि आपको एक पॉजिटिविटी का माहौल अपने घर में रखना ही चाहिए। न्यूज से आप दूर ना रहे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप न्यूज ना देखें या फिर उन चीजों के बारे में जाने नहीं, न्यूज जरूर देखें, पर कंटिन्यूसली अगर आप वही नेगेटिव न्यूज अगर आप देखते हो तो आपके दिमाग के ऊपर नेगेटिव असर आता है। तो आप अपडेटेड रहें, पर आप अपने टीवी चैनल्स पर भी स्विच ऑन करते रहें ताकि कुछ और आपका एंटरटेनमेंट होता रहे, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी आपके दिमाग को थोड़ा सा तरोताजा करता है। अपना टाइम टेबल फिक्स रखें, दिनचर्या फिक्स रखें, हेल्दी डाइट है आपका, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज आप अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें, पॉजिटिव थॉट्स रखें। काम हमारा सबसे बड़ा ये अभी एक बहुत बड़ा हमें प्रॉब्लम लग रही है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा डाउन है। हम क्या एक दायरे में बंद कर काम करते हैं कि अगर हमें ये काम आता है तो हम इससे आगे दूसरा नहीं देखते हैं। पर अब स्थिति ऐसी है कि अगर हमारा एक काम बंद हो गया है तो हमें अपने आउटलुक थोड़े ब्रॉड करने पड़ेंगे। हम दूसरे किस और फील्ड में क्या काम कर सकते हैं वो सोचना पड़ेगा। घर परिवार के अंदर बैठ के उसके बारे में सलाह मशवरा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटस भी लोगों के एक बहुत बड़ा कारण है, रीजन है स्ट्रेस को बढ़ावा देने के लिए। और वही चीजें जो हम हर बार कहते हैं कि आप अपने बच्चों से बात करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, आपकी जो हॉबीज हैं, अगर आप घर पे हैं, फ्री हैं, तो आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, वही चीजें जो आपके तनाव को कम करेंगी। और जैसा कि अभी सर ने कहा है कि आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, मास्क लगा के रखना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और यही चीजें हमें अपने बच्चों को भी सिखानी पड़ेगी। जी गुप्ता साहब, आपके पास आना चाहूंगा। एक चिंता जाहिर की, जो मेरी भी चिंता है, और निश्चित रूप से हम लोगों की कोशिश होती है, आप तो 50 प्रोग्राम हमारे साथ जुड़े हैं, आज जैसे ही ये सीरो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद में हमने कर्तव्य समझा कि एक्सपर्ट्स के जरिए आम जनता के मैसेज जाना चाहिए कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आपकी सरकारें, आपका सिस्टम काफी डेवलप्ड है, और सेकेंड वेव से जो हम लोगों ने सबक लिया है, तीसरी लहर से निपटने में उतने हम कारगर भी रहेंगे। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी जैसे लोग अनलॉक करने की, क्योंकि आप निश्चित रूप से अनलॉक तो करना ही होगा, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट रहेगा, लेकिन इस लापरवाही के लिए क्या कहना चाहेंगे, हम कैसे इससे कंट्रोल में कर सकते हैं? देखिए, ये तो क्या है कि अनलॉक करना जरूरी भी था, लेकिन जो लोग इस दूसरी वेव से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं वो निश्चित तौर पर सावधान हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो आज भी लापरवाही बरत रहे हैं। उन लोगों से निपटने के लिए हमें दुकानदारों को ट्रेन करना पड़ेगा, और हमारी जो पुलिस फोर्स है उसको इस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा कि वो समय समय पर एक तरह से जैसे छापामारी करे। हमेशा हर जगह पुलिस फोर्स नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक छापामारी के तौर पर वो जैसे कहीं भी यदि 5-10 का ग्रुप इकट्ठा है तो वहाँ पुलिस गश्त आकर उनको मतलब धमकाए या अरेस्ट करे या जो भी फाइन लगाए, ताकि मतलब जो लोगों के मन में जो डर निश्चित तौर पर होना चाहिए वो डर होना चाहिए। एक बात और है, नहीं हो पाती है भय के बिना, बात यह है, हाँ, भय के बिना प्रीत नहीं हो पाती है। एक बात और भी है कि तीसरी लहर को जितना हम डिले करेंगे उतना ही ये कम घातक होगी और उतना ही हमारी पॉपुलेशन ज्यादा वैक्सीनेट हो पाएगी। इसलिए निश्चित तौर पर सही बात है, क्योंकि ये कहा जाता है कि वायरस जो है उसका म्यूटेंट जो है वो भी एक समय के खबर में हम बात करेंगे। कुछ रिसर्च रिपोर्ट इस तरह की आ रही हैं कि तीसरी वेव कोरोना की आएगी और साल भर तक इसी तरह से भारत में हमारा जो मेडिकल सिस्टम है उसको काफी चुनौती के साथ में उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन तीसरी लहर को लेकर के दुनिया भर के 40 विशेषज्ञों की जो राय आ रही है उसमें अलग अलग बातें निकल के आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पास में बच्चों के लिए वैसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसा होना चाहिए, हमारे पास केयर यूनिट्स वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, और वैक्सीन भी अभी तक बच्चों के लिए नहीं है, तो हम इसे खारिज नहीं कर सकते। लेकिन एम्स के ही मिस्टर गुलेरिया, उनका भी मैं देख रहा था, तो उनका कहना है कि तीसरी जो लहर है बच्चों में नेचुरल जो इम्यूनिटी है वो बड़ों से ज्यादा है और कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। दूसरी जो वेव थी वो ज्यादा खतरनाक है, दुनिया में जो देखने को मिली है, तीसरी उससे कम है। लेकिन हम अगर केवल इस आइडिया से ही चल पाएंगे तो मुझे लगता है कि ये साइंस की थ्योरी नहीं है। हम प्रैक्टिकली जो चीजें हैं उनको फेस करना है हमें, और कैसे
उससे हम निजात पा पाएंगे, क्योंकि बच्चों का अगर ये वेव अगर बच्चों को संक्रमित करती है तो बच्चों के साथ में बच्चे बच्चे होते हैं, उनके साथ में उनके अटेंडेंट भी होंगे, बड़ों के साथ में फिर भी चल सकता है। आपका जो मेडिकल स्टाफ है, हम इस पर काफी चर्चा कर चुके, उनको भी आपको उसी तरह से ट्रेन करना होगा, क्योंकि एक एडल्ट पर्सन जो है उसको आप ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, वो बच्चों को नहीं दे सकते। उसका जो सिस्टम है, सारे वेंटीजे हैं, वो भी तमाम जो चीजें होती हैं जिसे हम केयर यूनिट के रूप में देखते हैं, वो अलग होती हैं बच्चों बड़ों से। तो खैर चलिए, लेकिन चिंता निश्चित रूप से सरकारों को भी होगी, हम सबको भी है, तो हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर PR गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राकेश हीरावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं मैम आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले जी। कि देखिए, इसमें मनोचिकित्सक भी जुड़े हैं। जो ये वेव है जिसको संभावित बताया जा रहा है, कुछ देशों में आ भी चुकी हैं, क्योंकि 29 देशों में एक लेम्डा जो अल्फा और डेल्टा प्लस का ही एक तरह एक नया वेरिएंट जो मिला है, वो 29 देशों में उसकी उपस्थिति है। वो कितना हार्मफुल होगा, कैसा होगा, अभी तो उस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन वो भी एंट्री कर चुका है। वो एक सामने खतरे के रूप में, और कहा जा रहा है कि तीसरी वेव जो है उसी का एक आधार बन सकती है। लेकिन यहाँ अगर सामने, क्योंकि कुछ चीजों को हम भुगत चुके होते हैं, देख चुके होते हैं, सामने एक दीवार और दिखाई दे रही है, तो एक हमारे मानसिक पटल जो होता है, हमारी सोच होती है, उस पर क्या असर आता है इसका? बिल्कुल, देखिए जब पहली लहर विश्व में आई थी तो लोगों ने एकदम से काम रोक दिया था, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो घरों में रहकर खुश थे कि हम बच रहे हैं और अपना समय हम अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहे हैं। जब दूसरी लहर आई तो लोगों के मन में काफी हताशा आ गई थी, क्योंकि साल भर से काम बंद था, आमदनी के साधन बंद थे, जो हमारे जमा किया हुआ पैसा तो धीरे धीरे खत्म हो गया था। घर में रहते हुए लोगों के मन में चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, एग्रेशन, काफी चीजें बढ़ गई थी। अब जब हम तीसरी लहर बात करें तो दो चीजें हैं। हमारा अभी भी आमदनी का कोई जरिया हमें क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है अनिता जी, लेकिन हमारे यहाँ पे सैनिटाइजर भी तभी रोक पाएगा कि वो भी ओरिजिनल होगा। जब रेमडेसिविर की जैसे इंजेक्शन अगर हमारे यहाँ फर्जी लगाए जा सकते हैं, तो सैनिटाइजर जो है उसमें तो हम ये मान के ही चलना चाहिए कि वो भगवान के भरोसे है कि क्या होगा। मैं वापस आऊंगा आपके पास में। PR गुप्ता साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सर, तीसरी लहर को लेकर के आपने पहले आशंका जाहिर कर दी थी कि आ सकती है, क्योंकि इस तरह के म्यूटेंट जब आते हैं और महामारी जब आती है तो उनकी वेव्स चलती हैं, और तीसरी लहर को खारिज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार रहे, लेकिन आप मानने को सब तैयार हैं, और ये भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन आएगी कैसी होगी, क्या होगा, कितना नुकसान पहुंचाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आएगी। मैं यहाँ सर ये जानना चाहूंगा कि देश की स्थिति आपको मालूम है, हम कितने तैयार है सर उसके लिए? पहली और दूसरी से कुछ हम सबक लेके, कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेडिकल का है वो हम डेवलप कर पाएंगे? नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि तीसरी लहर आएगी जरूर, लेकिन शायद ये दूसरी लहर से कम तीव्र होगी। और इसका ऐसी आशंका थी पहले कि ये बच्चों में और खास तौर पर रूरल एरियाज में ज्यादा इसका प्रभाव होगा। हमारा ये आंकलन जो दूसरा सीरो सर्वे था उसके अनुरूप था, जिसमें केवल 9% बच्चों में सीरो प्रेवलेंस पाई गई थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट सीरो सर्वेलेंस हुआ है या ऑनगोइंग है, उसके इंटरिम रिजल्ट्स अभी अभी आए हैं, और उसके अनुरूप बच्चों में जो सीरो प्रेवलेंस है वो लगभग एडल्ट्स के बराबर है। और इसका एक कारण ये भी है कि बच्चों में जो इन्फेक्शन हुआ वो एसिम्प्टोमेटिक ज्यादा हुआ। इसलिए शायद ये तीसरी लहर का जो हम डर रहे थे कि बच्चों में अधिक प्रभाव होगा, ऐसा शायद ना हो। हालांकि आज भी हमारे जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको हम वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे, हालांकि विदेशों में ऐसा प्रेवलेंस चालू हो गया। एक बात तो यह है कि जितनी आशंका थी वो नहीं होगी। दूसरा, मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूँ, हमारी तैयारियों को लेके और जो दूसरी लहर में हमने जो कमियां पाई थी उनको काफ़ी हद तक हम दूर करने में कामयाब हो रहे हैं। हम पूरी तैयारी से इसका समाधान करने में जुटे हैं। और जैसे कि आशंका थी कि बच्चों में ज़्यादा आ सकता है, तो बच्चों के आईसीयूज अलग अपन ज़्यादा उसको डेवलप कर पा रहे हैं। इसलिए प्रशासनिक तैयारियों की बात है वो तो पूरी है। तो धीरे धीरे
डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरा यहाँ पे, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि बच्चों को कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि सर देखिए दूसरी लहर को लेकर के या तो हम मतलब उस अलार्मिंग स्थिति को हम समझ नहीं पा रहे थे, या फिर हमें पता नहीं लग पाया कि सेकंड वेव भी आ रही है और कितनी घातक होगी ये नहीं अंदाजा लग पाया हमें। अगर तीसरी लहर को लेकर के हम अलर्ट हैं, क्योंकि देखिए बच्चों के लिए आज भी अगर हमारे यहाँ बात करें तो उस तरह की केयर यूनिट्स इतनी नहीं है अभी भी, मैं रिकॉर्ड्स पढ़ रहा था अभी में, वो स्थितियां अभी नहीं है। उसके अलावा अगर वैक्सीन को हम सबसे बड़ा आधार मान करके चल रहे हैं कि वैक्सीन एक हेलमेट की तरह तो आपको एक्सीडेंट से रोक सकती है, कि गिर गए तो चोट नहीं लगेगी, इसी तरह से अगर कोरोना सामने भी आ गया तो डेथ केसेस जो हैं उस पोजीशन में नहीं होंगे, क्योंकि आपकी वैक्सीन उसे एक रक्षा कवच दे रही है। लेकिन बच्चों को लेकर के मैं सर यहाँ कहना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे के साथ में एक अटेंडेंट की बड़ी आवश्यकता है, बच्चे अकेले नहीं रह सकते हॉस्पिटल के अंदर। तो ये जो पोजीशन है सर, हम उसको लेकर कितने तैयार हो पाएंगे, क्योंकि आज भी आशंका को खारिज नहीं किया जा रहा है। जो 40 जो एक्सपर्ट्स की जो राय है उसमें अभी भी बच्चों को प्रभावित कर सकती है, उसे खारिज नहीं किया जा रहा सर। नहीं, उसे हम खारिज करना भी नहीं चाहते। हमारी तैयारी बच्चों में जो संक्रमण है और उससे जो गंभीर बीमारियां हैं उसको लेके है, और हम पूरी तरह से सजग हैं, और राज्य सरकारें उस बारे में अपनी तैयारियां पूरी करने में जुटी हुई हैं। आज ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, जो कि दूसरी वेव के टाइम हो गई थी, और बच्चों के आईसीयू अस्पताल हम खोल रहे हैं। लेकिन एक दो बातें और भी ध्यान देने की जरूरत है, वो ये है कि ये धारणा कि बच्चों में इन्फेक्शन घातक होगा इतनी सही नहीं है। आमतौर पर पहले भी हम ये मान रहे थे, आज भी मान रहे हैं, और जो सीरियस सर्विलेंस के नतीजे आए हैं उसमें भी यही बात आई है कि बच्चों में सीरो प्रेवलेंस एडल्ट्स के बराबर ही करीब करीब माना गया है, और उनमें से ज्यादातर बच्चे एसिम्प्टोमेटिक पाए गए हैं। तो यदि जो रेजिडुअल बच्चे जिनमें की सीरो पॉजिटिविटी नहीं है वो इनफैक्ट भी तीसरी लहर में होते हैं, तो ऐसी संभावना ज्यादा है कि उनमें एसिम्प्टोमेटिक डिजीज ज्यादा होगी। बिल्कुल सर, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। जी डॉक्टर साहब, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि पहली लहर के बाद थोड़े सा हम लोग भी सब मस्त हो गए थे कि चलिए कोरोना गया। मैं बहुत जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी सुनता कि क्यों यार ये लगा छींकी लगा के घूम रहे, तो कोरोना गया ओके। लेकिन दूसरी लहर के बाद हम ये मान के तो चल सकते हैं कि तीसरी लहर से निपटने के लिए हम ज्यादा सजग होंगे, हम ज्यादा तैयारी के साथ रहेंगे, क्योंकि हर घटना एक लेसन देती है, मुझे लगता है कि उससे सबक लेना भी चाहिए। तो ये तो माना जा सकता है कि तीसरी लहर आती भी है जिसकी संभावनाएं बताई जा रही हैं, तो फर्स्ट से निपटने के लिए सेकंड के लिए जितने तैयार नहीं थे, तीसरी से निपटने के लिए हम उससे ज्यादा तैयार हैं, ये मान सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें खाली यही नहीं कह सकते कि हम लापरवाह हो गए थे। ये लापरवाही एक साइंटिफिक बेसिस है इसका, जिसे हम पेंडेमिक फटीग कहते हैं। तो लोग जो पहली वेव थी उसके बाद में इतने उकता गए थे कि वो घरों से बाहर निकल पड़े, प्रशासनिक ढांचा भी थोड़ा शिथिल पड़ गया था। लेकिन अब दूसरी लहर का सबक यह है कि न तो लोग इतने लापरवाह होंगे और न प्रशासन ही इतना ढीला होगा। अब प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त हो गया है। हालांकि फिर भी कुछ लोग हैं जो आज भी बाजारों में हम भीड़ देख सकते हैं, तो कुछ लोग जो लापरवाह हैं स्वभाव से ही वो तो रहेंगे, लेकिन फिर भी पहली और दूसरी लहर के बजाय तीसरी लहर में हम ज्यादा सावचेत हैं और ज्यादा इसको झेलने में सक्षम होंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से। और जो अपनों को खो चुके होते हैं उनके लिए इससे बड़े कोई आघात नहीं हो सकता, तो ये मान के चल सकते हैं कि हर कोई सजग है। आज मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान हो चाहे भारत हो, किसी ने अपने परिचित को नहीं खोया होगा दूसरी लहर में। किसी न किसी का कोई ना कोई जानकार इस लहर के अंदर दुनिया छोड़ के चला गया। तो मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए कि गलती आपकी नहीं है, गलती सामने वाले की किसी और की हो सकती है, लेकिन उसका खामियाजा आपको भी उठाना पड़ सकता है। हमें इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना कब तक रहेगा। इंग्लैंड का यहाँ उदाहरण सामने है कि जब सेकंड वेव के बाद में लोगों को लगा कि कुछ नहीं, अब मास्क फ्री हो गए, देखिए वापस 4 वीक का फिर लॉकडाउन लगाना पड़ा वहां पे। और ये इसी वजह से है कि लापरवाही, भारत हो चाहे दुनिया का कोई मुल्क हो, लापरवाही का कोई स्थान नहीं है। और कोरोना एक ऐसा है कि वो ना गौरव ना काला किसी में भेद नहीं देखता है, वो सबको लपेटे में ले सकता है। मुझे लगता है कि 21वीं सदी में यही एक ऐसा नाम आया है जिसकी नजर में सब एक है। मैं डॉक्टर राकेश हीरावत हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, मैं को टेक्निकल खामी के कारण वो स्क्रीन पर नहीं आ पा रहे हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैं एक बार वापस अनीता जी का रुख करना चाहूंगा। अनीता जी, ये जो एक गैप आता है क्योंकि
पहली लहर के बाद दूसरी तक जब पहुंचे दिसंबर तक, तो हम सब लोग कूल थे कि चलिए अब धीरे धीरे ये जा रहा है। बेसिक जो सिद्धांत भी ये होता है कि जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि जब लोग नॉर्मल होने लगते हैं तो उस पैनिक से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कि इंसान का स्वभाव भी है, साइंस भी यही कहता है। लेकिन दूसरी लहर में जो कुछ हमने देखा, एक त्रासदी के रूप में देखा, तीसरी लहर की संभावनाएं बताई जा रही। ये जो पीरियड होता है ये कि अच्छा तीसरी भी आएगी, वो एक स्थिति ऐसी होती है कि जैसे आपने कहा कि ना आपके पास में रोजगार है लेकिन हमें रहना है, तो यह बात सावधानी की आती है कि एक मनोचिकित्सक के नाते हमें किस तरह का सब्र रखना है, क्या खास चीजों से जुड़े हुए हैं कि हाँ आपको ये सब चीजों को फॉलो करना है। देखिए बिल्कुल जी, मैं डॉक्टर साहब आपके पास, अनीता जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर राकेश हीरावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हीरावत साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। अभी डॉक्टर पी आर गुप्ता साहब को आपने सुना भी होगा, उनका जैसे कहना था कि तीसरी लहर आएगी लेकिन हम पहले से काफी इंप्रूव भी कर चुके हैं हमारे सिस्टम को। यह बात आती है तैयारी की कि हम कितने तैयार हैं, कुछ सबक ले पा रहे हैं, कुछ अभी हम देख रहे हैं कि रनिंग प्रोसेस में है कि हाँ बिल्कुल जो चीजें हमारे होल्ड थी अब उनको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे कुछ यूनिट्स खड़े हो रही हैं अभी। दैट्स राइट। मैं सर्वप्रथम तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जब पहली लहर आई थी तो हम लगभग एक अज्ञात शत्रु से लड़ रहे थे। पहली वाली लहर के बाद हमने अपनी गलतियों, कमियों को, संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो इक्विपमेंट्स, मेडिकेशंस एंड मैन पावर, इन तीनों को समझा, इनमें समन्वय स्थापित किया और सरकार ने पुरजोर तरीके से सबसे अचूक हथियार अपनाया कि अगर हम मास मूवमेंट रोक दें, जिसको हम मास्क के माध्यम से, भले सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, तो वी कैन कट ऑफ। और ये बड़ा कारगर हथियार साबित हुआ। और इनफैक्ट आप बताएं कि हमारी किसी भी दवा का नाम ले, उससे सबसे ज्यादा जो कारगर हथियार साबित हुआ वो था ब्लॉकेज ऑफ मूवमेंट, कि लोग बेवजह आपस में अनावश्यक न मिले। अब दूसरी लहर में आपने देखा कि ये म्यूटेंट थे, वेरिएंट्स थे, जिन्होंने हमें समय भी कम दिया। इस बार संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो विस्तार बहुत ज्यादा नहीं था, किंतु डेथ बहुत अचानक, अच्छे वाले हेल्दी पेशेंट सडनली पास ऑफ हो जाते थे। इससे हमने माना कि जीन सीक्वेंसिंग, जो पिछली वाली वेव में, फर्स्ट वेव में जीनोमिक सीक्वेंस में हमने इतना जोर नहीं दिया था, तो हमने माना कि तीसरा जो कारगर हथियार है वो रहेगा वैक्सीनेशन, जिसके हम टारगेट्स अगर अचीव कर लेते हैं, लेट्स से द इमेजिनरी फिगर, द गोल्डन फिगर ऑफ 80%, तो सीमित साधनों से हमारी, आपको मालूम ही वैक्सीन के कई कंस्ट्रेंट्स हैं, एज किस किस को कैटर किया जाए, तो हमने हाई रिस्क टारगेट्स किए, हेल्थ प्रोफेशनल्स को टारगेट किया, पीपल हु आर मोर मूविंग, मोर डिलीवरिंग, उनको किया। इस तरह से हमने देखा। तो थर्ड हमारा जो इसको लेके जो पावर था वैक्सीन, हमने वो इनेक्ट किया। अब चौथी बात जो आपने पूछी बच्चे, तो आपने देखा होगा 45 प्लस को हमने टारगेट किया, फिर हमने 1844 को टारगेट किया। तो जाहिर सी बात है बिलो 18, जिनको हम बच्चे कह रहे हैं, यंग एडल्ट्स, टीनेजर्स, उनसे छोटे बच्चे, इस बार वो प्रभावी रूप से, हमें आशंका है कि अधिक संख्या में वो प्रभावित होंगे। पर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, या रादर कहेंगे कि इट वुड बी एन ओवर कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट कि अब बड़े प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि हमने जब प्रतिशत मान लिया है, देख लिया कि हम जब 22 से 23% अभी वैक्सीनेटेड हैं, तो सारे बड़े तो प्रोटेक्टेड है नहीं, और जिनको वैक्सीनेट भी किया है उनकी इम्यूनिटी किसकी कितनी डेवलप हो रही है, ये भी अभी देखने का विषय है। सो बेसिकली हमें अपनी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका मूल प्रश्न था, उसको हमें इस तरह से रियलाइन करना है कि ताकि हम बच्चों को केटर कर सके। मेरे मुताबिक अगर मैं मेरे अस्पताल को देखता हूं, सरकार की तैयारियों को देखता हूं, तो मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज की तारीख में हमारे जो पैरामेडिक्स हैं, जो हम एडल्ट मेल हो चाहे एडल्ट फीमेल हो, उसको हम एक वार्ड से आईसीयू में और आईसीयू से वार्डों में डाइवर्ट कर सकते थे, ऐसा बच्चों के केस में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चा हमें एक तो समय बहुत कम देता है, बच्चे की वेन्स है पतली होती हैं, अगर वो डिहाइड्रेटेड है तो कोलैप्स होती हैं, तो हमें ट्रेन स्टाफ चाहिए। तो ट्रेन स्टाफ नंबर 1 इट कम्स फ्रॉम पीडियाट्रिक यूनिट, और दूसरा है ओटी का ट्रेन स्टाफ जो हर तरह से तैयार रहता है। तो हमने सरकार के निर्देश पे ये तैयारी शुरू कर दी है कि पैरामेडिक्स को इस चीज के लिए तैयार करें कि उनकी मेंटल, नंबर 1 मेंटल कंडीशनिंग, ताकि वो इस बात से चिंतित ना हो कि इस बार बच्चे अधिक हो सकते हैं तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमने बैकअप के रूप में जो भी हमारे यहाँ लेट्स से जो जेके लॉन से थे, पेरीफेरी में जो लोग बच्चों को डील करते थे सीएचसी से,
तो एक के पीछे एक का बैकअप वहां लगाया है, क्योंकि बच्चे संख्या में कितने आएंगे ये आप और हम आज नहीं कह सकते, पर तैयारी हमें करनी होगी। तो हमने एक एक फ्लोर को खाली करा के बोथ फॉर आईसीयू केयर, इंटेंसिव केयर एंड बोथ फॉर वार्ड केयर ये कर दिया है, क्योंकि बच्चों के साथ में माता पिता अभिभावक को भी रहना पड़ेगा, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। तो उनसे बिल्कुल, जुड़ी वही सबसे सुविधाओं बड़ी बात है, वही सबसे बड़ी बात है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि वो लोग वैक्सीनेट रहेंगे तो फिर उनका वैक्सीनेशन हो चुका होगा तो वो ज्यादा मतलब कोरोना का जो घात होगा उसको झेलने में क्षमता रखेंगे, ये कि हम ये कह सकते हैं कि रक्षा कवच के रूप में। अगर कोविड हो भी गया तो जान नहीं जाएगी, क्योंकि अभी तक करेक्ट। और सामने आ शर्मा साहब, रहा सरकार के हमें ये भी निर्देश रहे कि बेसिकली जो बच्चा कोविड होके आ रहा है और अगर उसके माता पिता वैक्सीन